तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है बुंदेलखंडी फिजिक्स गुरु चैनल में। और बेटा आज हम बात करने वाले प्रत्यावर्ती धारा की लेसन 11 है आपके कुमार मित्तल से। बस एक चीज़ याद रखिए, मैंने इसके बीच वाले चैप्टर्स कुछ स्किप किए हैं क्योंकि मुझे क्रैश कोर्स कराना ही कराना है। तो अगर बीच के मैं चैप्टर कराऊंगा तो उसमें ज़्यादा थ्योरी है, बहुत ही वैसे इंपॉर्टेंट्स वो भी हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके 5 नंबर आपका लगभग फिक्स ही है। सो आप इसको पहले कंप्लीट करिएगा और स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा का पूरा देखिएगा तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ आए। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इजी तरीके से जरूर देखिए। मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वैसे हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की, प्रत्यावर्ती धारा की। सो अभी इसकी हम बात थोड़ा देर में करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ ये आपका डेरिवेशन पूछा भी जाता है कि आयताकार कुंडली के लिए विद्युत वाहक बल निकालिए जबकि इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखकर घुमाया जाए, है ना। EMF acting on rectangular coil, है ना। Electromotive force acting on rectangular coil, आयताकार कुंडली पर कार्य करने वाला विद्युत वाहक बल जबकि इसे हम कहाँ घुमाएं, आयताकार कुंडली पर कार्य करने वाला विद्युत वाहक बल, है ना। जबकि इसे आप कहाँ पर घुमा रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमा रहे हैं, ठीक है। सो मैंने मान लिया कि आपका एन से एस की ओर क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें से कहा एन से एस की ओर ही तो होगी। जब इसे मैग्नेटिक फील्ड रखा जाएगा तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो कितना हो जाएगा, है ना। फ्लक्स पासेस थ्रू कॉइल, फ्लक्स पासेस। देखिए क्योंकि आप शुरुआत यहीं से करेंगे, आपको क्या पता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पता है और कॉइल पता है, ईएमएफ निकालना है। तो आप फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पढ़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़े हैं। तो आपने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था वो ये था कि किसी भी कॉइल पर जो आपका ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के इक्वल होगा। E बराबर पढ़ा था आपने माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, है ना। नेगेटिव टाइम आ जाए तो रेट ऑफ चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज किसमें, इन फ्लक्स, इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ऐसे कहते हैं। किसी कुंडली को जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसे घुमाया जाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को क्या कहते हैं, उसका विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये सिंपल सा आपका रूल्स था, इसको याद रखिएगा। नेगेटिव साइन का जो एक्सप्लेनेशन आ जाता था वो लेंज के लॉ में था, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए। तो मुझे निकालना क्या है, ईएमएफ निकालना है, ई निकालना है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, फाई। और वैसे मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल है, तो आप तुरंत सोचें कि हमें सबसे पहले कहां से शुरुआत करनी है, फ्लक्स से। तो इससे जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना हो जाएगा, फ्लक्स पासेस थ्रू कॉइल, फाई बराबर क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। ये तो था आपने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में, गॉस वाले चैप्टर में भी, और इसके अलावा आपने पढ़ा था मैग्नेट वाले चैप्टर में भी। तो आपने फाई बराबर क्या पढ़ा था, फाई बराबर पढ़ा था B वेक्टर डॉट A वेक्टर। गॉस लॉ वाले में मैंने B की जगह E लिखा था, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई। जब डॉट प्रोडक्ट को हटाया तो एक इसमें चेंज हो जाता था cos थीटा, ठीक है। से हो गया BA cos थीटा। अब चूंकि इस कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉइल है, इस तरीके से कॉइल रखी है, ये आपका फ्लक्स पास कर रहा है, ये आपका मान लीजिए ये फ्लक्स पास कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। इस मान लीजिए इस तरीके से आपकी कोई कॉइल रखी है, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर है, मतलब आपका ये क्या है, सरफेस एरिया सिंपल लेंगे। तो मान लीजिए जब ये आपका ऐसे सामने होगा तो ये सारा का सारा फ्लक्स इससे पास करेगा। जब ये घूमेगा धीरे धीरे तो अब इससे पास होने के लिए एरिया की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर आपका सबसे कम एरिया हो जाएगा। जब इस फिर से सामने आ जाए तो सबसे ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार क्या होगा, फ्लक्स के मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, ठीक है। सो कितना चेंज होगा वो हम देखेंगे किसके टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होगा। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। याद रखिए इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं। डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन की बात केवल एक ही केस में करते हैं, जब कुछ वैल्यू चेंज होती है और कंटिन्यूअसली चेंज होती है, तो उस केस में हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के यूज करते हैं, ठीक है। सो हमें क्या निकालना, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज निकालना विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के रिस्पेक्ट टू कितना चेंज हुआ। इस वाली इक्वेशन क्या करिएगा, इक्वेशन डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। डिफरेंशिएट above equation with respect to
टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट डिवाइड कर डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा डी बाई डी टी और क्या बी ए कॉस थीटा। इस डी फाई बाई डी टी को ऐसे लिख रहे हैं, दीजिए डी फाई बाई डी टी। ये बी ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज कहाँ जाती है हमेशा बाहर आ जाती है, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा कॉस थीटा डी बाई डी टी का। ठीक है, तो आपको कॉस का डिफरेंशिएशन पता है किस तरीके से हम करते हैं। हमने बताया था कि पहले जैसे कॉस का है डी बाई डी एक्स लिखा, यहाँ कॉस एक्स लिखा, तो पहले इसका जो आपका कोफिशिएंट है इसका आपका डिफरेंशिएशन होता है। जैसे x है तो यहाँ पर क्या जब 1 और cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस का sin, ऐसे फॉर्मूला होता है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin थीटा होता है। अगर उसके बाद जिसका जो है इसका भी डिफरेंशिएशन होता है, सिंपल वैल्यू तो 1 हो जाएगी, नहीं तो कुछ हो जाएगा। देखते हैं क्या हो जाएगा dA, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा थीटा का, किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा d थीटा बाई dt। फिर होगा cos थीटा का, cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है sin थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका d फाई बाई dt इज इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस इधर ले आइए माइनस का बी ए, ये देखिए एंगल अपॉन टाइम लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, उसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ओमेगा हो जाएगा d थीटा बाई dt क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा, और बाकी ये ऐसे ही रहेगा क्या sin थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, थीटा बराबर क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो आप चाहे तो थीटा की जगह लिख सकते हैं आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा d फाई बाई dt इक्वल टू आ जाएगा माइनस का बी ए ओमेगा sin ओमेगा टी, इतना आ जाएगा। अब आप इस रूल्स के यूज कर दीजिए कि आप जानते हैं सिंस ईएमएफ बराबर क्या होता है, ईएमएफ बराबर होता है इस थीटा की वैल्यू पहले ओमेगा टी, ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है माइनस डी फाई बाई डी टी होती है। आप यहाँ पर डेल्टा की वजह डी भी लिख सकते हैं, डेल्टा का यूज तब कीजिए जब बहुत ज्यादा लार्ज चेंज होता है, डी का यूज होता है छोटे छोटे से स्मॉल चेंज के लिए। तो डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से E बराबर हम जानते क्या, तो d फाई बाई dt, तो d फाई बाई dt जाए क्या जाए माइनस का e, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी देयरफॉर अब इक्वेशन बिकम्स उपरोक्त समीकरण से d फाई बाई dt जाए क्या हो जाएगा माइनस का e हो जाएगा, और इधर क्या लिखा है माइनस का b a ओमेगा sin ओमेगा t, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ईएमएफ की जो आपके पास इक्वेशन है वो क्या होगी बी ए ओमेगा sin ओमेगा टी। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये आपका क्या है साइन का फंक्शन है, ये आपका क्या है साइन का फंक्शन है। अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाए टाइम के रिस्पेक्ट में तो इसके लिए जो आपकी वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। साइन का ग्राफ तो पता है ना आपको क्या होता है, ये मान लीजिए टाइम में, तो साइन का जो ग्राफ होता है 0 डिग्री पर कहाँ होगा 0 पर, 90 पर क्या हो जाएगा मैक्सिमम, 180 पर से कहाँ आ जाएगा 0 आ जाएगा, 270 पर क्या हो जाएगा माइनस का मैक्सिमम, साइन 270 वैल्यू माइनस की 1 होती है, साइन 360 पर क्या हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो साइन का ग्राफ बनता है इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसी वजह से इसको करके क्या अल्टरनेट करना, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर ऐसे कंटिन्यूअसली क्या करेगा चलता रहेगा। ठीक है, सो अगर मैं मान लूं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये तो e है ना, e की कंटिन्यूअसली वैल्यू चेंज हो रही है, किस पर डिपेंड कर रही है टाइम पर e की वैल्यू डिपेंड कर रही है ना। अगर मैं मान लूं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है e नॉट है, और मिनिमम वैल्यू तो 0 है, माइनस के इधर क्या हो जाएगा इधर माइनस e नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो कब होगी मैक्सिमम वैल्यू जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 तो मैक्सिमम 180 तो 0, 270 पर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम sin 270 वैल्यू -1 होती है, 360 फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं क्या मान लूं इफ थीटा इक्वल टू इस ये आपका थीटा ही है ना, अगर हम मान लें कि इफ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, इफ थीटा लिखें या ओमेगा टी लिखें बात एक ही है। तो अगर ओमेगा टी वैल्यू कितनी हो जाए 90,
तो हम जानते हैं जो ई है वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसको मैंने लिख दिया क्या होगा ई नॉट हो जाएगा। तो ये वाले इक्वेशन से क्या हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा, ई की जगह ई नॉट लिख देंगे कब, जब थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम 90 लिख देंगे। तो यहाँ से हमें बी ए ओमेगा की वैल्यू पता चल जाएगी, बी ए ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको चाहे तो कुछ नाम दे दीजिए, इसके इक्वेशन हम फर्स्ट नाम दे दे रहे हैं, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स ई बराबर हो जाएगा, ई तो ही रहा, बी ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपकी ई नॉट की इक्वल है, इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ये आपकी क्या आ जाएगी ईएमएफ की फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप फिर से समझिए, थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत हुई है, मैं फिर से बताता हूँ। मैंने कहा कोई आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल थी, जैसे आपने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जैसे ही रखेंगे तो इस पर जो फ्लक्स पास करेगा फाइबर और क्या हो जाएगा बी ए cos थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है एंगल है, जिस एंगल पर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड से इसका एरिया आपका या सरफेस एरिया जो भी एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ना सर क्या निकालना है भाई ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ फ्लक्स के फॉर्म में कहाँ निकलता है फैराडे के फर्स्ट लॉ से। तो ना क्या इसका मतलब सर पहले फाई निकाली फिर बात की बात करिए। तो ना फाई तो निकल आया, इस फॉर्म में लाने की वजह से टाइम पीरियड में डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी थीटा बाई dt ओमेगा हो जाएगा, और cos का क्या हो जाता है माइनस का साइन। तो ये चीज आ गई, d फाई बाई dt की जगह मैंने फैराडे का लॉ यूज करते हुए माइनस का d फाई बाई dt की जगह मैंने माइनस का e रख दिया, माइनस माइनस कैंसिल, तो e बराबर इतना आ गया। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, क्योंकि ये क्या है आपका फंक्शन है किसका साइन का, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी है 90। सो मैंने जब थीटा की वैल्यू कितनी ले ली 90 ले ली, तो e को मैंने कैसे डिनोट कर दिया मैक्सिमम वैल्यू से e नॉट से डिनोट कर दिया, और मैंने इसमें वैल्यू पुट की तो e को मैंने e नॉट लिखा कब जब थीटा की जगह क्या लिख दिया 90। तो मैंने पाया कि जो b ए ओमेगा की वैल्यू को किसके बराबर आ जाएगी e नॉट की, तो इसे मैंने b ओमेगा की जगह यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो e बराबर क्या आ जाएगा e नॉट sin ओमेगा t। ठीक है, अगर इसके लिए कोई टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाने के लिए तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, जो आपकी मैक्सिमम पीक है वो मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे और ये जो आपकी है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसे ट्रम्प भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी आपकी सिंपल सी इक्वेशन थी। इसी इक्वेशन को देखते हुए अब यहाँ से ध्यान रखिए, अब यहाँ से मैंने शुरू हुआ, अब इसी ही इक्वेशंस को हम देखते हुए क्या करेंगे अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करेंगे। ठीक है, इतनी सिंपल से इक्वेशन जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो यहाँ पर ओमेगा है वो क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वेयर ई नॉट ई क्या है आपका ई क्या है टाइम का फंक्शन है, यानी टाइम पर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू, और जब कोई वैल्यू टाइम पर डिपेंड करती है समय पर निर्भर करती है तो उसे तात्क्षणिक मान कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक, इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये आपकी ईएमएफ की वैल्यू है कौन सी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो भी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है ना, हिंदी में कहेंगे इसको तात्क्षणिक, तात्क्षणिक मान। ई नॉट क्या है आपका अधिकतम मान है, तो इसे क्या कहेंगे अधिकतम सबसे ऊपर वाला पीक, इसे कहेंगे हम पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक भी कहते हैं इसी को क्या कहते हैं मैक्सिमम भी कहते हैं। ओमेगा क्या है आपका ओमेगा है यहां पर आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, ये आपका क्या है कि यहाँ पर क्या आपका टाइम पीरियड है, ये आपका क्या इसके से 1/t भी लिख सकते हैं। तो ये आपका t क्या टाइम पीरियड है, अगर 1/t को हटाएं तो आप जानते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी का तो फ्रीक्वेंसी f से लिखना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का तो ओमेगा से लिखना है, तो ओमेगा 2 पाई अपॉन t दिया, 1/t की जगह आप लिख सकते हैं f है ना, तो ओमेगा की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई f भी लिख सकते हैं। इन इक्वेशन को याद रखिएगा, इसके बेसिस पर ही आपका आगे की पूरी बातें होनी है, पूरे चैप्टर में यही चलना है, सिंपल यही चलना है। तो इतनी बात को आपको समझ में आनी चाहिए कि अल्टरनेटिव की बात कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या आता है। तो जैसे ही किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उससे फ्लक्स पास करेगा जिसकी वैल्यू होती है फाइबर और बी ए cos थीटा। तो हमने कहा ईएमएफ निकालना, फ्लक्स का क्या रोल, मैंने जब फ्लक्स निकलेगा तभी आप ईएमएफ निकाल पाएंगे फैराडे के लॉ से। तो आपने क्या किया इस फॉर्म में डालने के लिए फाई वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, मैंने बता दिया है, cos का डिफरेंस sin हो जाता है, जिसके साथ जो कोएफिशिएंट जुड़ा होता है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, तो इस तरीके से आ जाएगा।
d5/dt की जगह माइनस e लिख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये सिंपल इक्वेशन आ गई। तो हमने कहा सर कोई इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने कहा ये साइन का फंक्शन, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 90, यानी अगर ओमेगा t 90 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैंने e की जगह e0 लिखा कब, जब थीटा की जगह 90 लिखा, तो e0 की जगह क्या आ गया, ये ओमेगा आ गया, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से पुट कर दिया, ठीक है। तो आपने इक्वेशन पढ़ी थी क्लास 11th में, y बराबर था आपका a sin ओमेगा t। a यहाँ पर क्या होता था, एम्पलीट्यूड होता था, आयाम होता था, अधिकतम विस्थापन। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये आपकी e0 ही है, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का e0 है ना, ये आपका मेन पॉइंट से क्या आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ये सिंपल सी इक्वेशन जरूर याद रखना। इसी के बेसिस हम किसकी बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करें, ठीक है। तो बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। e0 आपकी पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं इसको शिखर मान और अधिकतम मान, इसी को कहते हैं अधिकतम मान भी कहते हैं, ठीक है। सो इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखिएगा, और यहाँ से आपके पास इस फॉर्मूले के बेस पर आपकी शुरुआत के 2 से 3 न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। मुझे लगभग 6 न्यूमेरिकल्स तक ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए हुए। मैं जो भी बात है इसके आगे शुरू करता हूँ। अब टॉपिक पर लौटते हैं कि प्रत्यावर्ती करंट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। सो इतनी बात आप बेटा जरूर एक बार अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको इसके रिवीजन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और देखिए शुरुआत से कोई चीज़ को हल्के मत लीजिए। जब आप शुरुआत के बेसिक को सीख जाएं तो फिर आपको आगे की चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। शुरुआत के आप बेसिक को मिस करते जाएंगे तो आगे की चीज़ें आसान होने के बावजूद भी कठिन हो जाएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को कॉन्फिडेंस से आप तैयार करते चलिएगा मेरे हिसाब। तो बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रत्यावर्ती मतलब जो आपका क्या करे, किसी आवर्त को फॉलो करे, प्रत्यावर्ती धारा, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सो किसी सर्किट में फ्लो होने वाली ऐसी करंट, किसी सर्किट में फ्लो होने वाली ऐसी करंट, ये आपके करंट की वाली लाइन मैंने टैंक के लिए बना ली, और ये आपके किसके लिए बना ली, करंट के लिए, प्लस आई नीचे माइनस आई। सो किसी सर्किट में फ्लो होने वाली ऐसी करंट कि जिसकी वैल्यू लगातार बदले, मतलब 0 से शुरू हुआ बदलती जा रही, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम से क्या होगी 0 होगी, और एक निश्चित समय के पश्चात क्या करे, फिर से अपने इनिशियल मान को, अपने इनिशियल मैग्नीट्यूड को क्या करे, रिपीट करे। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली ऐसी धारा प्रवाहित हो रही है, कैसी कि जिसका मान और दिशा, देखिए अब इसकी अगर डायरेक्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इधर की ओर है। डायरेक्शन देखने क्या करते हैं, जिस पॉइंट में डायरेक्शन देखनी होती है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर है। तो हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। क्या है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। फिर से सुनिए, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली ऐसी धारा, कैसी, जिसका मान और दिशा समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं, और एक निश्चित समय के पश्चात फिर से उसी मान और उसी दिशा की क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करते हैं, उसी मान और उसी डायरेक्शन क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। सो द करंट फ्लो इन एनी सर्किट whose magnitude and direction both changes with time, टाइम के साथ क्या करते हैं, चेंज करते हैं, and after an equal time interval it repeated its magnitude and direction, so this type of current is called alternating current। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, क्या प्रत्यावर्ती धारा, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली ऐसी धारा, प्रवाहित होने वाली ऐसी धारा, कैसी धारा कि जिसका मान भी और दिशा भी, मान एवं दिशा दोनों ही समय के साथ बदलते हैं, समय के साथ बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं, समय के साथ बदलते हैं, और अभी पूरी बात नहीं हुई, और क्या करेंगे, एक निश्चित टाइम के पश्चात फिर से उसी वैल्यू रिपीट करेंगे,
और निश्चित समय अंतराल के पश्चात, उस निश्चित समय अंतराल का नाम क्या देते हैं हम? आवर्तकाल नाम देते हैं। और निश्चित समय अंतराल के पश्चात प्रारंभिक मान व प्रारंभिक दिशा को क्या करते, रिपीट करते हैं कि पुनरावृत्ति करते हैं। इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं ना। क्या है प्रत्यावर्ती धारा? द करेंट फ्लो in any circuit whose magnitude and direction, मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है, बोथ चेंजेस, दोनों क्या करें? चेंज हो, बोथ चेंजेस विद टाइम एंड आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल, and after equal time interval they repeats its magnitude and direction, ठीक है। तो अगर इसके लिए आप फॉर्मूला देखेंगे तो अभी फॉर्मूला में बताया था, अगर इसकी आप कहेंगे सर वैल्यू क्या होगी, तो अभी हमने बताया था E बराबर क्या होता है? E नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब वोल्टेज है, तो वैसे वैसे करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो E की जगह लिख दीजिए क्या? I, E नॉट की जगह क्या हो जाएगा? I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इसके लिए आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के सामने आपके है ना, तो जो आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इसे हम लिख देते हैं क्या? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इसे लिख देते हैं हम प्लस का I नॉट, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू है ये है आपकी माइनस की I नॉट, और ये आपका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसकी मीन पोजीशन, उसे क्या कहते हैं हम? एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। सो I क्या है यहाँ पर? I यहाँ पर याद रखिए, इसे क्या कहते हैं? मैंने पीछे भी लिखा है इसको, इसे कहते हैं तात्क्षणिक धारा, है ना, किसी भी समय पर जो धारा है। I नॉट, इसके बहुत सारे नाम है, इसको जरूर याद रखिए, मेरे में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। I नॉट क्या है आपका? I नॉट क्या है? इसे ही शिखर मान भी कहते हैं, शिखर जो सबसे चोटी पर है ना, पीक वैल्यू भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? पीक वैल्यू। और इसी को क्या कहते हैं हम? अधिकतम धारा भी कहते हैं, अधिकतम मान, है ना, मैक्सिमम वैल्यू भी इसी को कहते हैं, ठीक है। ओमेगा और टी के बारे में आप बात जानते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, I नॉट साइन ओमेगा जगह क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई अपॉन कैपिटल T इनटू स्मॉल t। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I नॉट साइन 1 अपॉन t की जगह लिख सकते हैं 2 पाई, तो 2 पाई का f इनटू t। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके फॉर्म हो जाएंगे अंदर, ठीक है। मेनली आपको इस इक्वेशन के याद रखना है, ठीक है। I बराबर क्या था? I नॉट साइन ओमेगा t। I नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। I क्या? तो यहाँ पर देखिए आप दो चीजें जान चुके हैं। क्या? हम करंट के दो प्रकार देख चुके हैं, 2 टाइप्स की करंट यहाँ फिलहाल देख चुके हैं। कौन कौन सी? एक तो ऐसी करंट जिसके टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू कंटीन्यूअसली चेंज हो, ये फिक्स नहीं है, ये टाइम पर डिपेंड है। और I नॉट का ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं, अधिकतम जो मैक्सिमम था वही होगा। तो एक दूसरी करंट आप देख चुके, कौन सी? मैक्सिमम वैल्यू, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये दो प्रकार की करंट जान चुके हैं। और भी देखना भी और कितने प्रकार की करंट होती हैं, और क्वेश्चंस में जब जो भी करंट वैल्यू दी है तो आपको पहचानना चाहिए कि इन करंट्स में से कौन सी करंट दी है। तो मेनली हम यहाँ पर 4 टाइप्स के करंट पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा जो समय के साथ बदले, तात्क्षणिक। एक ऐसा जो मैक्सिमम है, वो क्या हो गया आपका? शिखर मान, ठीक है, पीक वैल्यू हो गई। अभी 2 करंट्स हम और पढ़नी है जिनके बारे में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिंपली। वोल्टेज के लिए भी क्या हो जाएगा? ऐसे ही प्रत्यावर्ती धारा की जगह क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो जाएगा। और इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? V बराबर हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा t। V क्या है आपका? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। V नॉट क्या है आपका? मैक्सिमम वोल्टेज है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। और ओमेगा क्या है आपका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सेम चीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो भी बात है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसको मिस मत करिएगा।
उसमें मैं आपको रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनको मिस मत करिएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, देख रहे हैं 4 वैल्यू हो गई है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तीसरा कौन सा है आपका रूट मीन स्क्वायर करंट, और चौथा कौन सा है आपका मीन वैल्यू ऑफ करंट। सो इस तरीके से आपको इन चारों के बारे में पढ़ना है। सर जो रूट मीन स्क्वायर करंट है उससे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, ठीक है। सो इन चीज़ों को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी तैयार करेंगे 2-3, ताकि आपका शुरुआत का जो कॉन्सेप्ट है वो सही रहे और वैसे वो जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए। तो बेटा थैंक यू, वीडियो हमारी पूरी देख लें, थैंक यू।